एवरीवन। बीए सेकेंड ईयर भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत हम बात कर रहे थे मनु के बारे में। और सबसे पहले हमारे राजनीतिक विचारक के रूप में मनु का नाम सामने आता है, जिनके बारे में हमने जाना पहले वीडियोस में कि मनु कौन थे और राज्य की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने क्या बताया। मनुस्मृति में उन्होंने किस किस बारे में अध्ययन किया, विचार अपने बताए। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमने दो टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हम लेंगे मनु के सप्तांग सिद्धांत और मनु की शांगुण्य नीति। तो मनु का सप्तांग सिद्धांत जो है उसमें मनु ने राज्य के 7 अंगों के बारे में वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के ये 7 प्रमुख अंग हैं, जिनके बिना राज्य की कल्पना करना सही नहीं है और राज्य अपना काम सही से नहीं कर सकता। तो ये तो थी राज्य के स्वरूप की बात, जिसमें उन्होंने जैसे सावयव सिद्धांत की बात करते हैं, जो राज्य को एक शरीर की भांति मानते हैं और राज्य के विभिन्न जो अंग हैं उनका अपना कार्य करने का कर्तव्य है, जिनके लिए राज्य बना है। तो इस प्रकार से ये राज्य का वर्णन मनु अपने मनुस्मृति में करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राज्यों से कैसे संबंध होने चाहिए। उसके लिए मनु ने मंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया और शांगुण्य नीति बताई, जिसमें उन्होंने 6 तरीके बताए कि कैसे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने हैं और किन नीतियों का पालन करना है, उसे हम शांगुण्य नीति के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं मनु के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। मनु का जो सप्तांग सिद्धांत है उसका वर्णन इन्होंने मनुस्मृति के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 294 में किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि राज्य के 7 अंग होते हैं। तो ये 7 अंग राज्य के अंग हैं और इनसे मिलकर राज्य का अस्तित्व बना है। तो इन्होंने क्या बताया कि राजा सबसे पहला अंग है स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी से क्या तात्पर्य है? स्वामी होगा राजा। तो इसके अंतर्गत ये बताते हैं कि राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है और राजा ही सर्वश्रेष्ठ है और पूरे राज्य का प्रमुख राजा है। राजा कैसा होना चाहिए? राजा एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति होगा और ये सभी गुणों से न्याय करा देने में धार्मिक इसमें गुण होंगे और राजा ऐसा व्यक्ति होगा जो धर्म से परिपूर्ण होगा, जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होगा और जिसे न्याय संबंधी न्याय की दक्षता जिसमें हो, न्याय करने की दक्षता जिसमें हो, वह व्यक्ति राजा होगा। और मनु बताते हैं कि राजा जो है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है। देवता सादृश्य ये राजा को मानते हैं, इसीलिए इन्होंने ये भी बताया कि राजा देवता तुल्य है, इसलिए प्रजा को उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही राजा कोई एक बालक ही क्यों ना हो। इतना इंपॉर्टेंस ये राजा को देते हैं, क्योंकि राजा के बिना हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो राजा में सभी देवताओं का अंश ये बताते हैं। इंद्र, सूर्य, वरुण, यम, चंद्र आदि देवताओं का प्रमुख अंश राजा के अंदर है, इसीलिए ये राजा में देवता के अंश को मानते हैं। राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विजय की महत्वाकांक्षा रखता हो, जो कि विजय पाने की इच्छा रखता हो। राजा में कूटनीति के गुण होने चाहिए। राजा में प्रशासनिक नियम व नीति बनाने की योग्यता होनी चाहिए। राजा एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी प्रजा के हित में कार्य करे, क्योंकि अगर राजा प्रजा का हित नहीं करेगा तो
ऐसे राजा का विरोध होगा। और राजा का उद्देश्य ही प्रजा का हित करना है व धर्म की स्थापना करना है। तो इस प्रकार से राजा धर्म की स्थापना करेगा और वो मनुष्य में और राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करेगा। तो पहला कार्य तो उसका है राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना। उसके अलावा अन्य बाह्य राज्यों से अपने राज्य पे होने वाले आक्रमणों से भी प्रजा की रक्षा करेगा, प्रजा के हितों की रक्षा करेगा और अपने राज्य में आर्थिक रूप से संपन्नता लाने की कोशिश करेगा। राजा हमेशा गतिशील रहेगा, क्योंकि अगर राजा कार्य करना छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं प्रजा का अहित होगा और राज्य का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। राजा में सैन्य कुशलता होनी चाहिए, उसे व्यक्तियों के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह कुशल और योग्य मंत्रियों का चुनाव अपने मंत्रिपरिषद में कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजा सबसे पहला और सबसे अधिक शक्तिशाली बिंदु है, क्योंकि राजा और राज्य दोनों एक साथ आए हैं और राजा सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से दूसरा हमारा जो राज्य का अंग है वो है मंत्री। तो राजा स्वयं अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसके सहायता के लिए विशेष अलग अलग विभाग से जुड़े मंत्री होंगे। वो मंत्री उसके राज्य के प्रशासन में, राज्य के न्याय में, राज्य के कार्यपालिका संबंधी कार्यों में और वित्तीय संबंधी व्यवस्था करने में उसकी सहायता करेंगे। तो राजा मंत्री किस प्रकार के होने चाहिए इसके बारे में इन्होंने बताया है। मंत्री विश्वास योग्य होने चाहिए, विश्वास पात्र हो। राजा को अपने मंत्रियों में ऐसे मंत्री नहीं रखने हैं जिनमें जो चापलूसी करते हो और राजा को सच्चाई से अनभिज्ञ रखते हो। मीन्स ऐसे व्यक्ति अपने मंत्री परिषद में रखने हैं जो कुशल योग्य हो, सैन्य कुशलता हो, कुलीन परिवार से हो और मोस्टली जो मंत्री के रूप में कार्य करते आ रहे हैं उन्हीं के पारिवारिक हो, वो ज्यादा बेटर है। ऐसे मंत्री रखने चाहिए जिनमें शास्त्रों का ज्ञान जिन्होंने किया हो, चतुर हो और मृदुभाषी हो और उन्हें कैसे राज्य में संबंध बनाने हैं, प्रजा के हित के लिए कार्य करने हैं, न्यायिक कुशलता आदि के गुण होने चाहिए। कर्तव्य परायण होने चाहिए, निडर होने चाहिए, निर्भीक होने चाहिए और मंत्री ऐसे होने चाहिए जो हमेशा अपने राज्य के कार्य को करने के लिए उत्सुक रहे, राजा के लिए हमेशा कार्य के लिए और राजा की सेवा के लिए तत्पर रहे। तो इस प्रकार से मंत्री नियुक्त करने हैं। इनके अलावा मंत्री जो होते हैं, मंत्री परिषद का कार्य है और राजा के जो विषय होते हैं राज्य संबंधी वो बहुत गुप्त होते हैं। तो मंत्री ऐसे होने चाहिए जो बातों को गुप्त रूप से रखने में सक्षम हो, विश्वसनीय होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पुर। पुर से क्या मतलब है? पुर से यहाँ मनु का तात्पर्य है दुर्ग, किला या राजधानी, या जिसे परकोटा भी कहा उन्होंने अपनी भाषा में। तो दुर्ग ऐसे होने चाहिए जो धन धान्य से परिपूर्ण हो और पूरी तरह सुरक्षित हो। ऐसी राजधानी का निर्माण राजा को करना चाहिए। दुर्ग से तात्पर्य किला भी है। तो ऐसी राजधानी, दुर्ग वह स्थान है, पुर वह स्थान है जहां राजा व सैनिक रहते हैं और वो सुरक्षित स्थान पर होनी चाहिए ताकि शत्रु आसानी से वहां आक्रमण ना कर सके। और धन धान्य से पूर्ण होने चाहिए, समृद्ध होने चाहिए, जिससे कि राजा अपनी प्रजा की सेवा और प्रजा के भलाई के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बना सके और उनके हित में कार्य कर सके। तो इस प्रकार से यहाँ पुर के कई प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए वो बताने की कोशिश करते हैं। तो मनु ने बताया धन्वदुर्ग, महिदुर्ग, जलदुर्ग, गिरिदुर्ग, इसके अलावा वृक्ष दुर्ग और मनुष्य दुर्ग भी बताए हैं। तो धन दुर्ग क्या है? धन दुर्ग से तात्पर्य है कि दुर्ग ऐसे स्थान पर होना चाहिए जिसके चारों ओर निर्जल स्थान हो, क्योंकि निर्जल स्थान अगर चारों ओर है तो उस जगह
शत्रु आसानी से नहीं पहुंच सकता। दूसरी बात करते हैं महिदुर्ग। महिदुर्ग उन दुर्गों से है जहां के चारों ओर टेढ़ी मेढ़ी भूमि हो, जहां आसानी से शत्रु का आना पॉसिबल ना हो सके। जलदुर्ग, जिसके चारों ओर जल हो, जल के बीच में जो दुर्ग बना हो। गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। मनुष्य दुर्ग, मानव दुर्ग वो दुर्ग है जो सेनाओं से घिरा है। वृक्ष दुर्ग वह दुर्ग है जो जिसके चारों ओर जंगल है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के दुर्गों की बात इन्होंने की है मनुस्मृति में। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्र या राज्य। तो राष्ट्र से इनका तात्पर्य क्या है? जो कौटिल्य के हम सप्तांग सिद्धांत में राज्य से मनु का तात्पर्य क्या है कि जनता और भूमि, राज्य के अंदर निवास करने वाली जनता और प्रजा, और राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि, उसकी टेरिटरी से यहाँ राष्ट्र का संबंध इन्होंने लिया है। और जनता अगर अच्छी होगी, राजा की आज्ञा का पालन करने वाली होगी और मेहनती होगी, तो राज्य पूरा अच्छी तरह विकसित हो पाएगा। राज्य के पास जो भूमि है वो उपजाऊ होगी, अधिकतर उपजाऊ होगी, तो व्यापारिक क्षेत्र पे विकसित होगा राष्ट्र और आर्थिक रूप से संपन्न बनेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्र के पास जिस प्रकार की भूमि और जनता है उसी प्रकार से राज्य की टेरिटरी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कोष। कोष मीन्स होता है धन, जो किसी भी राज्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र जितना अधिक धन संपन्न होगा, जितना अधिक उसके कोष भंडार भरे होंगे, उतना ही वो अच्छे से विकास कर सकता है और राजा उतना ही अच्छे से अपनी प्रजा का पालन पोषण कर सकता है। तो राजा ऐसा होना चाहिए जो निरंतर अपने कोष में वृद्धि करने वाला हो। अब बात करते हैं दंड। दंड से तात्पर्य यहाँ सेना से लिया है। सप्तांग सिद्धांत में मनु का जो दंड है वो न्याय वाला दंड नहीं बल्कि सेना है। सेना जो युद्ध से और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगी। तो उसमें किस किस प्रकार से सेना होनी चाहिए? तो हस्ती सेना मीन्स हाथियों की सेना, जल सेना जल की जल में जब जिन्हें जल में युद्ध कौशल आते हो, रथ सेना, अश्व सेना और पैदल चलने वाली पदाति सेना की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लास्ट हमारा पॉइंट आता है मित्र, जो बहुत अधिक प्रमुख होता है। मित्र से तात्पर्य, मित्र किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपत्ति के समय में साथ खड़ा रहे। तो मित्र, कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो सदियों से पारिवारिक संबंधों के आधार पर दादा परदादा के जमाने से मित्रता हमारे साथ किए होते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो समय के साथ और जरूरत के हिसाब से हमारे साथ संधि से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम कृत्रिम मित्र कहते हैं। तो इस प्रकार से मित्र की उपयोगिता भी राज्य के अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर आपके पास अच्छे मित्र हैं, आपके आसपास के राज्य आपके मित्र राज्य हैं, तो आपकी शक्ति अपने आप में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मनु ने जो हमें सप्तांग सिद्धांत दिया वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, और जो सातों जो हमारे अंग बताए हैं राज्य के, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय की भावना होनी चाहिए राज्य का। अगर इनमें से एक भी अंग कमजोर हुआ तो राज्य का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो ये जरूरी है, राजा का ये कर्तव्य है कि वो राज्य के इन सातों अंगों को पूरी तरह से इनमें समन्वय स्थापित करें और इन्हें मजबूती प्रदान करें। जितने अधिक अच्छे होंगे हमारे मंत्री, हमारे राजधानी, तो उतने ही अच्छा राज्य का विकास होगा। तो ये था सप्तांग सिद्धांत जो मनु ने हमें बताया। वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो राज्य के 4 प्रमुख अंग हमारे सामने निकल के आते हैं। संप्रभुता, राज्य की जनता, उसके अधिकार क्षेत्र की भूमि, तो इस तरीके से, और उसमें रहने वाली प्रजा। तो इन सबसे मिलके राज्य
बनता है। अब हम बात करते हैं कि मनु ने ये तो राज्य के अंग बताए जो उसके राज्य के लिए जरूरी है और कार्य करने में, सहायता करने में राजा की सहायता करेंगे। अब अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में कौन सी नीतियों का राजा को प्रयोग करना चाहिए, उन नीतियों के बारे में राजा को क्या नीतियां रखनी चाहिए, वो मनु ने जो सिद्धांत दिए उन्हें हम सांगुण्य नीति के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने 6 प्रकार बताए कि इस तरीके से राजा को व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि राजा का कार्य अपने राज्य की रक्षा करना और युद्धों से बचना भी है और युद्ध में अपने शत्रु का विनाश करना भी है। लेकिन हर समय ये राजा के लिए जरूरी नहीं कि वो अपने शत्रु का विनाश कर ही दे। कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब राजा शत्रु से कम शक्तिशाली होता है और शत्रु ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो ऐसे में भी राजा को कौन से उपाय करने चाहिए उन सब के बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने बताया वो है संधि। संधि से क्या तात्पर्य है कि जब शासक ये समझे कि उसका जो शत्रु देश है वो उससे अधिक ताकतवर है, तो ऐसे में राजा को उससे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि एक समझौता कर लेना चाहिए। समझौते के द्वारा वो उनसे संधि कर ले, जिससे उसका अस्तित्व बना रहे। दूसरा ये बताते हैं कि विग्रह। तो विग्रह क्या है? जब राजा ये जाने कि उसके पास उपयुक्त सेना है और वो शत्रु पे आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है, तो विग्रह कर ले, संधि को हटा दे और युद्ध कर ले उससे, और युद्ध के बाद विजय प्राप्त कर ले। यान जब राजा ये समझे, राजा को ये मालूम हो कि हमारे पास अच्छे सेना पर्याप्त नहीं है जिससे हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर सके, तो राजा को क्या करना चाहिए? राजा को करना है कि वो युद्ध की तैयारी में धीरे धीरे लगा रहे, लेकिन कोई युद्ध आरंभ ना करे। आसन। आसन से तात्पर्य क्या है कि राजा युद्ध ना करके, संधि भी ना करे, युद्ध भी ना करे, और वो क्या करे कि अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाता रहे और सही अवसर की प्रतीक्षा करे, और जब वो सही अवसर आ जाए तो वो युद्ध कर ले। पांचवा हमारा पॉइंट जो है संशय, जिससे मतलब होता है आश्रय। तो राजा क्या करेगा इसमें? जब राजा को ये लगे कि वो शत्रु पे विजय भी नहीं प्राप्त कर सकता और हारना चाहता नहीं है, तो वो अपने से अधिक शक्तिशाली कोई और राजा, शत्रु राजा नहीं बल्कि उसके आसपास राज्य जो हैं उनमें जो सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली राजा है उसका आश्रय ले ले, तो भी वो अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। लास्ट इसका जो पॉइंट बताया द्वैधी भाव। तो द्वैधी भाव क्या है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, 2 प्रकार की भावनाएं। तो क्या करे कि एक राज्य से मित्रता कर ले और दूसरे राज्य से शत्रुता कर ले, तो भी वो अपने अस्तित्व, अपनी प्रजा की सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा कर सकता है। तो इस तरीके से सांगुण्य नीति के बारे में मनु ने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो हमने देखा कि मनुस्मृति में मनु ने विचारों का एक ऐसा विचार दिए जिससे हमारे हिंदू समाज को, या हम कहें एक सिविल सोसाइटी की शुरुआत तब से होती है और एक सामाजिकता की भावना, समाज का निर्माण होता है, और उसी से मनुस्मृति में बनाए गए नियमों से ही हजारों वर्ष तक हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सका। तो मनुस्मृति में जो विचार दिए गए हैं, चाहे वो विचार हमारे संस्कारों से संबंधित हो, हमारे 4 आश्रमों से संबंधित हो, वर्ण व्यवस्था से संबंधित हो, या युद्ध, राजनीति, न्याय, दंड, धर्म, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, सभी क्षेत्रों पे जो विचार दिए हैं वो बहुत, उनका योगदान हमारी भारतीय सभ्यता के लिए हमेशा बना रहेगा और उसका महत्व कभी कम नहीं होगा। आज भी मनुस्मृति द्वारा दिए गए विचार हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में दिखाई पड़ते हैं और भारतीय राजनीति में इनका महत्व हमेशा बना रहेगा। थैंक यू।